friends, how are you? Welcome to my YouTube channel in Commerce Educator. Today's topic is income from house property. So let's go ahead. What is income from house property? Income from house property which is the income earned by the SSC from a property. वो इनकम जो कि प्रॉपर्टी से अर्न की जाती है उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा खुद का एक घर है, मैंने वो घर किसी किराएदार को किराए पर दे दिया है रहने के लिए. अब वो किराएदार उस घर में रह रहा है, इसलिए मुझे वो रेंट पे करेगा और वो रेंट मेरे लिए कहलाएगी इनकम जो कि मैंने अपने प्रॉपर्टी से अर्न किया है. इसलिए इस इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इफ एन इंडिविजुअल ऑन्स अ हाउस प्रॉपर्टी द रेंट रिसीव्ड बिकम्स अ टैक्सेबल. अगर इंडिविजुअल अपने हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है तो उसे जितना भी रेंट रिसीव हुआ है वो टैक्सेबल माना जाएगा. This actual rent received and notional rent is referred to as annual value. Actual rent and notional rent दोनों को ही annual value के रूप में माना जाता है. एक्चुअल रेंट का मतलब होता है जब इनकम रिसीव कर ली गई है एंड नोशनल रेंट का मतलब होता है जब इनकम रिसीव नहीं की है. मैं आपको बता दूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी केवल एक ऐसा हेड है जिसमें एक्चुअल रेंट एंड नोशनल रेंट दोनों को ही टैक्सेबल माना जाता है. बाकी सारे हेड्स में केवल एक्चुअल रेंट को ही टैक्सेबल माना जाता है. If the taxpayer uses this property for operating or running his business or profession, it will not be taxed as income from house property. अगर टैक्स पेयर अपने प्रॉपर्टी का यूज किसी बिजनेस या प्रोफेशन को ऑपरेट या रन करने के लिए यूज कर रहा है, तब टैक्स पेयर टैक्स पे करेगा केवल इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन के लिए. वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए टैक्स पे नहीं करेगा. अब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिकम्स टैक्सेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल मानी जाएगी लेकिन जब इन सारे कंडीशंस को फॉलो करेंगे. आगे चलते हैं. फर्स्ट कंडीशन है द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी अ बिल्डिंग लैंड और एन अपार्टमेंट. हाउस प्रॉपर्टी को बिल्डिंग लैंड या अपार्टमेंट होना चाहिए. सेकंड कंडीशन है द एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. एसएससी को प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए. थर्ड कंडीशन है द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज टू रन एनी बिजनेस और प्रोफेशन. हाउस प्रॉपर्टी का यूज किसी बिजनेस और प्रोफेशन को रन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. ये सारे कंडीशंस सेक्शन 22 में अप्लाई होते हैं और इन कंडीशंस को बेसिस ऑफ चार्ज भी बोला जाता है जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर आता है. गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आगे की जो भी वीडियोज हैं वो आपके तक पहुंच सके. अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. व्हाट इज लेट आउट प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो कि किराए पर या रेंट पर होती है उन प्रॉपर्टी को लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं. इसमें हम क्या क्या आता है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एनुअल वैल्यू. दिस इज द एक्चुअल रेंट रिसिव्ड और टू बी रिसिव्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑनर रेंटिंग आउट द हाउस. इस रेंट को प्रॉपर्टी ऑनर रिसीव करता है उस प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी इसने रेंट पर या किराए पर दे रखी है. एनुअल वैल्यू को एक्चुअल रेंट भी बोलते हैं. Second, a municipal value. This is the value on house property as calculated by the municipal authorities for imposing municipal taxes. Municipal authorities house property के ऊपर कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं municipal taxes को इम्पोज करने के लिए और ये municipal taxes ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट होती हैं. आगे मैंने चार्ट शो कर रखा है, उससे आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा. अब है fair rental value. Fair rental value is the rent which a similar property with similar features in the same locality would fetch. Same locality के अंदर similar property से similar facility सभी किराएदारों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए और उन सभी किराएदारों से सेम रेंट भी रिसीव किया जाना चाहिए, तभी उसे फेयर रेंट वैल्यू कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेम एरिया में मैंने अपने घर का किराया दिया है 5000 रुपीज और मेरी नेबर ने दिया है 5000 रुपीज और उसके नेबर ने भी 5000 रुपीज रेंट पे किया है, तब उसे बोलेंगे फेयर रेंट वैल्यू. अगर सेम एरिया में मैंने अपने घर का किराया दिया 5000 रुपीज और मेरी नेबर ने रेंट पे किया है 10000 रुपीज, तो उसे फेयर रेंट वैल्यू नहीं बोलेंगे. अब स्टैंडर्ड रेंट. द स्टैंडर्ड रेंट इज डिटरमाइंड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट.
स्टैंडर्ड रेंट को रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर डिटरमिन किया जाता है. इफ द स्टैंडर्ड रेंट हैज बीन फिक्स्ड फॉर एनी प्रॉपर्टी अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, द प्रॉपर्टी ओनर कैन नॉट चार्ज अ रेंट हायर देन द स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेंट. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर स्टैंडर्ड रेंट किसी प्रॉपर्टी के लिए अगर फिक्स्ड किया गया है तो उस प्रॉपर्टी का ऑनर स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेंट से ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकता है. Now how to calculate gross annual value? Actual rent, fair rent and municipal valuation. इन तीनों में से जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी वो कहलाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू. माना एक्चुअल रेंट की वैल्यू है 15,000, फेयर रेंट की वैल्यू है 20,000 एंड म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 25,000. सो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन की वैल्यू जो है 25,000 है, सबसे हाईएस्ट है तीनों में से, तो वो कहलाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू. अब है इन केस द रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी द हाईएस्ट ऑफ. रेंट कंट्रोल एक्ट के केस में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी वो कहलाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू. अब नेट एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स पेड को माइनस कर देंगे. अब इसके बाद डिडक्शन आएगी. डिडक्शन, द टैक्स पेयर कैन क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. सेक्शन 24 में बहुत सारी डिडक्शंस है, सो आगे देखते हैं क्या है वो. फर्स्ट डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन. इसमें एनएवी का 30% डिडक्ट माना जाएगा. एनएवी का मतलब होता है नेट एनुअल वैल्यू. अब द डिडक्शन विल नॉट बी परमिटेड इन केस द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नील. जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगा तब डिडक्शन अप्लाई नहीं की जाएगी. सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन होम लोन. डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. सेक्शन 24 के अंदर इंटरेस्ट ऑन होम लोन के लिए भी डिडक्शन क्लेम की जाएगी. अब है कंडीशंस एसोसिएटेड विद क्लेमिंग टैक्स एग्जेम्पशन ऑन होम लोन इंटरेस्ट आर. होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर कुछ टैक्स एग्जेम्प्ट मानी गई हैं इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए, जो कि आगे हैं. फर्स्ट, लोन शुड बी अवेल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 फॉर प्रॉपर्टी परचेज और कंस्ट्रक्शन. प्रॉपर्टी को परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लोन लेना है वो लोन 1 अप्रैल 1999 को लिया गया हो या फिर उसके बाद लिया गया हो. सेकेंड है द टैक्स पेयर कैन क्लेम बेनिफिट्स फॉर रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी. टैक्स पेयर अपने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बेनिफिट क्लेम कर सकता है. एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी वो फिलहाल यूज कर रहा हो. थर्ड है प्रोसेसिंग एंड प्री पेमेंट चार्जेस शैल बी रिगार्डेड एज इंटरेस्ट पेमेंट. प्रोसेसिंग एंड प्री पेमेंट जो चार्जेस हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट माने जाएंगे. फोर्थ है द परचेज और कंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वॉज अवेल्ड. परचेज एंड कंस्ट्रक्शंस को फाइनेंशियल ईयर के एंड से 3 साल में पूरा करना होगा जिसमें कि लोन लिया गया था. इस चार्ट की हेल्प से अब मैं आपको ये बताऊंगी कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व किया जाता है इन द केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके, तो फर्स्ट है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस. मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू को यहाँ मेंशन करेंगे. फिर उसके बाद इस वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ऑनर को डिडक्ट करेंगे. डिडक्ट करने के बाद हमारी एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी. फिर उसके बाद हमें डिडक्शंस अप्लाई करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24. इसमें हम पहले 30% एनुअल वैल्यू का लेंगे. ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू हमें अब निकल के आएगी उस पर हमें 30% लगाना है. फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ द हाउस इन द प्रीवियस ईयर. क्वेश्चन में हमें जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड होगा उसकी वैल्यू भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी. फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड इज ऑल्सो अलाउेबल इन 5 equal इंस्टॉलमेंट्स.
इसकी वैल्यू भी हम अप्लाई करके इन तीनों वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे अगर मेंशन हुआ क्वेश्चन में, तो नहीं तो हम सिर्फ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू को भी लेकर चल सकते हैं। फिर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर इस वैल्यू को हम एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। जो ये सेकेंड पॉइंट है, ये पॉइंट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड टॉपिक का है। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जिससे कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अभी तक हमने पढ़ा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, अब पढ़े सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये होता क्या है? वो प्रॉपर्टी जो कि इंडिविजुअल खुद ही यूज कर रहा है, उसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दी हुई है, इसलिए इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब है इसमें एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नील होता है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस भी इसमें से डिडक्ट नहीं होंगी, तब हमारा एनुअल वैल्यू भी नील आएगा, ठीक है। और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। अब है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इसमें डिडक्शंस इसकी कुछ लिमिट है, जैसे 30,000 से लेकर के 2 लाख तक इंटरेस्ट ऑन लोन पर डिडक्शंस अप्लाई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। हमारे इनकम निकल के नहीं आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से, हमेशा ही लॉस निकल कर आता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे इनकम निकल के आए, वैसे लॉस ही आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से, ठीक है। अब है इसमें दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी और अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, ठीक है। मैं आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखिए। एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई कॉमर्स एजुकेटर क्लास। थैंक यू।